Mrs. K. Lakshman, dignitaries on the dais, the representatives of the community, the employees and officers of the Legal Services Authority, ladies and gentlemen. सबसे पहले मुझे इस बात की थोड़ी सी एहसास कमतरी है कि मैं जस्टिस लक्ष्मण की तरह और आपसे पहले जो लोग मुखातिब हुए, आपकी मादरी ज़बान तेलुगु में आपसे मुखातिब नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये बताया गया कि आप लोग हिंदी और उर्दू भी उतनी अंग्रेज़ी की बनिस्बत बेहतर समझते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपसे उस ज़बान में ही बात की जाए। आप सबको ये लग सकता है कि, और शायद सबके मन में ये सवाल होगा कि आखिर एक्टिंग चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट के जजेस को, जिनका काम आमतौर पर ये माना जाता है कि वो अदालत में बैठकर फैसला करेंगे, आज आपसे मुखातिब होने की ज़रूरत क्यों पड़ी और हमने क्यों आप सबको ज़िला प्रशासन की मदद से मुखातिब होने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। मुझे इस बात का भी इल्म है कि मुझसे पहले 1 दर्जन से ज़्यादा लोग आपसे मुखातिब हो चुके हैं और इसलिए मैं सोचता हूं कि अपनी बात एक दिलचस्प कार्टून से शुरू करूं और वो कार्टून आपके सामने ये कार्टून एक देश के प्रमुख अखबार में छपा और इसका मैं अगर अनुवाद या तर्जुमा करूं तो इसमें 2 लोग एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। इसमें 2 लोग एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि जो डाइवोर्स के विवाह विच्छेद के जो मामले हैं, अगर उसके आंकड़े देखे जाएं तो जो शादी की अंगूठी है उसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जा सकता है या उसको तबाही का सबसे बड़ा औजार कहा जा सकता है। कार्टून देखने से आमतौर पर कॉमेडी पैदा होना चाहिए और कार्टून से आमतौर पर हम कॉमेडी की ओर बढ़ते हैं, मगर ये कार्टून कॉमेडी नहीं, शायद हमारी ट्रेजेडी को ज्यादा बताता है। और ये कार्टून ये बताता है कि ये कितना संजीदा मसला है जिस पर हम आपसे मुखातिब होने आए हैं। हम जज हैं, हम आपको केस का, हर जिले का, हर सूबे का आंकड़ा दे सकते हैं कि डाइवोर्स के मुकदमे कैसे चल रहे हैं और उसमें किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं आपको एक सरल उदाहरण देना चाहता हूं और वो उदाहरण वारंगल का ही है, जहां मैं दिसंबर के महीने में एक इसी तरह के कार्यक्रम में आया जिसमें करीब 600 लोगों ने शिरकत की। तो ये बताने के लिए कि ये मामला कितना संजीदा है, मैंने जो सभागार में मौजूद लोग थे उनसे ये कहा कि हम जिस पीढ़ी के हैं, जिस जनरेशन के हैं, हमारे समय में, बचपन में जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलता था या डाइवोर्स चलता था तो उस समय के समाज में उसको एक स्टिग्मा या कलंक की तरह लिया जाता था कि इनके घर में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है। वक्त बहुत बदल गया है। मैंने सबसे ये पूछा कि आप में से वो लोग जिनके परिवार में, जिनकी रिश्तेदारी में, जिनके पड़ोस में या जिनकी जान पहचान में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, विवाह से संबंधित विवाद का मुकदमा नहीं चल रहा हो, कृपया अपने हाथ उठाएं। 600 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने हाथ उठाए। इससे आप डाइवोर्स के मामले की संजीदगी का, उसकी भयावहता का, उसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर परिवारों में इतना तनाव है और इतनी बड़ी संख्या में तनाव है, तो ये तनाव सिर्फ वो दंपत्ति नहीं झेलते जिनके बीच में तनाव है, ये उनके माता पिता भी झेलते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपनी उम्र के दिसंबर में, आखिरी समय में शांति से अपने बहू बेटे के साथ रहेंगे।
इस तनाव की भयावहता सबसे ज्यादा वो झेलते हैं जो संतान है उनकी, वो ताउम्र झेलते हैं अपने माता पिता के तनाव का। तो हम आपके बीच में ये कहने के लिए नहीं आए कि अदालतों के ऊपर बोझ बहुत है, अदालतें अपना काम करेंगी, जो उनकी क्षमता है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगी। हमारा आपसे खास तौर पर यह कहना है कि इस तरह के जो मसले हैं, ईमानदारी की बात है कि अदालतों के पास उसका कोई हल नहीं है। उसमें एक व्यक्ति जीत सकता है, पति जीत सकता है या पत्नी जीत सकती है। वो एक अदालत से दूसरी अदालत में जाता है, दूसरी अदालत से वो तीसरी अदालत में जाता है। वो तनाव और वो दरार बरकरार रहती है। आखिर मसला क्या है कि हम उस तनाव और उस दरार को मौके पर आइडेंटिफाई कर सकें और उसको मौके पर सुलझा सकें। आज जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई लोक अदालत की, तो आपने देखा कि हमारे मीडिएटर्स ने एक पुराने जोड़े को मिलवाया और उनकी एक पारंपरिक तरह से वरमाला या माला बदल भी उनका करवाया। ये एक ट्रेडिशन है जो लोक अदालतें फॉलो करती हैं। मैं अपना खुद का एक तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसी तरह की एक लोक अदालत में मैं मिस्टर पंचाक्षरी के साथ रंगारेड्डी जिले में गया, तो जो उसमें जो दंपत्ति था वो दंपत्ति लगभग 54-55 साल की उम्र का था। आज तो ये दोनों बच्चे यंग थे। तो माला बदल और उस रस्म अदायगी के बाद दोनों ने मुझसे ये कहा कि सर हमें आपका 2 मिनट या 5 मिनट चाहिए। और फिर उन्होंने ये बताया कि पति पत्नी के बीच में नोक झोंक होना बहुत मामूली बात है, हमारे बीच भी होती थी। लेकिन एक दिन कुछ बात ज्यादा हो गई। मेरी पत्नी नाराज होकर उनके कोई रिश्तेदार हैं वकील के यहाँ चली गई। वकील ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे पति की अकल ठिकाने लगा दूंगा। उसने एक कोर्ट का दावा बनाया और उस दावे पर मैंने दस्तखत कर दिए मेरी पत्नी ने। जब मुझे नोटिस मिला तो मैंने ये पाया कि मेरी पत्नी ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मेरा किसी और महिला के साथ भी संबंध है, एडल्ट्री का एलिगेशन लगाया। मैं नाराज हो गया। मैंने भी उसके ऊपर भड़क कर कुछ अपने वकील को बोला कि जब इस पे कुछ ऐसे आरोप आप भी लगा दीजिए। 3 साल बाद हमको ये समझ में आया कि दोनों वकील उसमें फीस बना रहे हैं और सफर हम दोनों कर रहे हैं। मामला बहुत छोटा सा था और जब हमारी ये समझ में आया तो हम लोगों ने फिर आपस में बात शुरू की, मीडिएटर्स ने हमारी मदद की और मसला हल हो गया। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो शादी के मसले अचानक बढ़े हैं, इनके पीछे जो आप सभी लोग बुजुर्ग लोग हैं, आप सबको अंदाजा है कि इसमें अहंकार के टकराव होते हैं, ईगो के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें कॉम्पैटिबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें लाइफस्टाइल जो हमारी बदल गई है इसके प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है समाज से उपजे हुए प्रॉब्लम है और इसलिए इसका हल भी समाज के ही पास है। अदालतों में तो सिर्फ ये हो सकता है कि पति हार जाएगा या पत्नी हार जाएगी और वो एक दूसरी अदालत में चला जाएगा। जस्टिस लक्ष्मण अपने कुछ तजर्बे आपके साथ शेयर कर रहे थे। मैं एक बहुत छोटा सा तजर्बा आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। पति पत्नी के बीच में एक मुकदमा हुआ, एक मुकदमे से कई मुकदमे हुए। पहले एक ने लगाया डाइवोर्स का, दूसरे ने लगाया कि हमारे वैवाहिक संबंध फिर से पुनर्स्थापित किए जाएं, कंजुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। फिर एक ने उसकी एफआईआर कर दी, फिर दूसरे ने उसमें मेंटेनेंस का मुकदमा लगा दिया। फिर उसमें जो बच्चे थे उससे मिलने का, बच्चे पत्नी के पास थे और पति उनसे मिलना चाहता था, उसकी परमिशन के लिए एक मुकदमा लग गया। मतलब एक विवाद से 6, 7, 8 विवाद पैदा हो गए और हाईकोर्ट तक ये मसला आया कि नीचे की अदालत ने, फैमिली कोर्ट ने महीने में 2 बार 4 घंटे के लिए मिलने की इजाजत दी है पिता को। ये 4 घंटे का समय बहुत ज्यादा है, इसको 3 घंटे या 2.5 घंटे कर दिया जाए। अब ये किसी कानूनी स्केल में ये घंटे और मिनट के हिसाब से कोई कानून ऐसा नहीं बना है कि ये तय किया जाए कि पिता को अपने संतान से कितनी देर के लिए मिलने का मौका दिया जाना चाहिए। ये मसले सिर्फ और सिर्फ आपसी समझौते से सुलझाए जाने चाहिए। तो जो मीडिएशन की पहले परंपरा थी वो ये थी कि जब
कोर्ट में आते थे, पति पत्नी अपना मुकदमा फाइल करते थे, तो कोर्ट उनके बीच में मीडिएशन करती थी या किसी ट्रेन्ड मीडिएटर को या वकील को उसको ट्रेन करने के लिए भेजती थी। लेकिन बाद में एक नया फलसफा आया, जिस फलसफे पर मैं आपसे आज बात करने आया हूं। वो फलसफा ये आया कि जो जब तक मामला कोर्ट में आता है, बातें कई बार बहुत बिगड़ चुकी होती हैं। एक बहुत पुराने शायर हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा, रहीम। तो रहीम ये कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन प्रेम के धागे को चटका के मत तोड़ दो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटने से जुड़ता नहीं है, और अगर जोड़ने की कोशिश करिए तो उसमें नॉट या गांठ बांधनी पड़ जाती है। कई बार जब तक अदालतों में ये मुकदमे आते हैं, या तो वो टूटने की कगार पर होते हैं या उसमें गांठ पड़ चुकी होती है। लेकिन इससे पहले कि ये मौका आए, क्या इसमें कोई दूसरा तरीका हो सकता है? तो सबसे पहले केरल में ये प्रयोग किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और उस कम्युनिटी के जो बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी का तजर्बा लिया है, जिनको जिंदगी की खराशों ने तराशा है, अगर उनको ये ट्रेनिंग दी जाए तो उस व्यक्ति का, अगर वो उस वहाँ का रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, टीचर है, किसी भी महकमे से एक सम्मानीय व्यक्ति अगर समाज का है, तो उसका अपने समाज के व्यक्ति से तुरंत संवाद कायम होता है। जितनी आसानी से कोर्ट में या वकील से उसका संवाद कायम नहीं होता। उसका अपनी कम्युनिटी के व्यक्ति पर एक भरोसा होता है। और हमारे मुल्क में इसकी बहुत पुरानी पंचायत के द्वारा और अदर तरीकों से करने की परंपरा हुई है। तो क्यों ना मीडिएशन की ट्रेनिंग उन कम्युनिटी के प्रमुख लोगों को जो जिम्मेदार हैं, और आप सब लोग भी अगर इतनी देर से यहाँ बैठे हैं तो ये इस चिंता की वजह से बैठे हैं कि हमारा जो मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन है वो चरमरा रहा है। शायद इसकी चिंता कहीं ना कहीं आपको है कि घर घर में इस तरह के मैट्रिमोनियल मैटर्स हो रहे हैं। तो क्यों ना इसमें कम्युनिटी के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, और इसकी पूरी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है। इसमें जो उसका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल पक्ष है, उसमें आपको हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेन करेंगे। मीडिएशन कैसे करना चाहिए, उसका क्या तरीका है, वो आपको ट्रेन करेंगे। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग और प्रयोग मैंने अपनी इंदौर की पदस्थापना के दौरान किया। और आज इंदौर में जो कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर्स खुले, मैं एक उसकी झलकी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वहाँ की अलग अलग कम्युनिटीज़ ने एक अपने अपने कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर्स खोले। हमारे एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं जो हर कम्युनिटी के बीच में जाके उनको कम्युनिटी मीडिएशन कैसे करना है उसको सिखाते हैं। ये बैरवा कम्युनिटी ने किया, ये कोली महापंचायत ने किया, और इन्होंने जो इंदौर शहर है जो मध्य प्रदेश का, उसमें इंदौर डिवीजन है, उसमें 9 जिले आते हैं। तो उन्होंने अपने 9 जिलों के कोली कम्युनिटी के लोगों को एक जगह बुलाया और उन्होंने एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन पास किया कि आज से हमारा कोई भी परिवार के लड़ाई झगड़े का मुकदमा, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो चाहे पार्टीशन हो, सीधे कोर्ट में नहीं जाएगा, पहले वो हमारी कम्युनिटी मीडिएशन में जाएगा। अगर वहां सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर वो कोर्ट में जाएगा। तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया जिसको वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं आज भी। ये मुस्लिम समाज ने वहां पर किया, इंदौर का। ये सिख समाज ने किया, ये बंगाली कम्युनिटी ने किया, और बाद में ये लगभग जब 1 साल चल गया वहाँ बहुत सफलता से, और हजारों की संख्या में इन जिलों में कम्युनिटी मीडिएशन सफल हुआ। तो उस समय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन थे, सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, वो खुद वहाँ मौजूद हुए और उन्होंने मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी। उसके बाद इसका हम लोगों ने एक दूसरा आयाम भी शुरू किया कि ये जो कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर हर कम्युनिटी ने खोले,
इन कम्युनिटी मीडिएशंस को क्यों ना हम, जो बच्चे 12वीं 10वीं कक्षा पढ़ के निकल जाते हैं, उनकी किताबें व्यर्थ हो जाती हैं, तो क्यों ना वो किताबें अपनी कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर्स को दे दें, ताकि वहां आके बच्चे उसको पढ़ सकें या गरीब बच्चे उसका लाभ ले सकें। और एक जो दूसरा एरिया है, मैं 3 एरियाज की आज खासतौर पे आपसे बात करूंगा। जो दूसरा बहुत चिंतित करने वाला एरिया है, वो बच्चों का धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ना है। कुल जब आज पॉक्सो एक्ट के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो बच्चों को भी सही दिशा में लाने के लिए बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो टीचर होकर रिटायर हुए हैं, वो इन बच्चों को इन कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर्स में मुफ्त में पढ़ा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर्स को एक प्ले सेंटर के तौर पे भी बनाया, जहां पे उनकी कम्युनिटी के बच्चे खेल सकते हैं। ये वो लाइब्रेरी इन्होंने बनाई जो उनकी कम्युनिटी के लोगों ने डोनेट की, और यहाँ शाम को और जब भी छुट्टी का दिन होता है बच्चे आके पढ़ते हैं। सिंधी कम्युनिटी ने अपना मीडिएशन सेंटर खोला। फिर जब हम लोगों ने यहाँ कामारेड्डी में और निज़ामाबाद में शुरू किया, तो म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स बोधन ने वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर खोला। तो इसी तरह से आरमोर में कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर खुला, और ये सब सफलतापूर्वक काम कर रहा है मिस्टर पंचाक्षरी ने, और जस्टिस लक्ष्मण ने आपको इन आंकड़ों के बारे में बताया। ये हालिया पिछले शायद 10-15 दिन पहले हैदराबाद की बहुत सारी कम्युनिटीज की मीडिएशन ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद उन्होंने अपना एक कम्युनिटी सेंटर वहां खोल भी ली। 1 से ज्यादा वहां खोल दिए गए, और अभी कुछ पाइपलाइन में है जो जल्दी खुलने वाले हैं। तो जिस चीज के लिए हम सब आपसे मुखातिब होने आए थे, कि अगर आपको ये फलसफा ठीक लगता है, अगर आपको ये लगता है कि आपका तजर्बा, आपकी चिंता आपके समाज के लिए है, और आप इस बात से सहमत होते हैं कि कम्युनिटी मीडिएशन की परंपरा को यहाँ वारंगल और आसपास के जिलों में बढ़ाया जाए, तो हम इस सिलसिले को यहाँ भी आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे। और फिर हम आपको यहाँ पर जो उसकी स्ट्रक्चर्ड 2-3 दिन की मीडिएशन ट्रेनिंग होती है, ट्रेनर्स को बुलाकर वो मीडिएशन की ट्रेनिंग देंगे। हमारे आपसे मुखातिब होने के दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि कम्युनिटी मीडिएशन का जो समझौता होगा वो कैसे लिखा जाएगा, उसको क्या कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। इन सारे सवालों का मैं आज आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सारे सवाल उस कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेंगे। मैं बुनियादी तौर पर सिर्फ हम सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप कम्युनिटी मीडिएशन के इस फलसफे को आगे ले जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसकी कोई उपयोगिता है, इसका कोई औचित्य है, तो मेरी गुजारिश है कि आप वो लोग जो इससे सहमत हैं और इसको आगे ले जाना चाहते हैं, कृपया अपने हाथ खड़े करें। మీరు ఎవరెవరైతే కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారో మీ చేయి లేపండి. చాలా ఎక్సిడెంట్ అయ్యింది.